जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जीके फॉर लाइफ पार्ट 1 बाय अर्शद। और ये हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर आपको ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये आपकी लाइफ में भी काम आएगी और गवर्नमेंट जॉब्स में भी, लाइक यूपीएससी, रेलवे। तो इसके अंदर सेलेक्टेड ही क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप ध्यान देंगे कि एक के बाद एक पार्ट्स जो आएंगे इसके अंदर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जैसे इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये सभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये हमें ऐसे भी नॉलेज होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो लाइक और कमेंट्स होते हैं ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और आप शेयर कर दें जिससे हमें और हौसला मिले। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। The office of a Vice President of India is very close in the terms of duties, functions, power, etc. to the Vice President of। अब इसमें मैं आपको साथ साथ इसका हिंदी मतलब भी बताता चलूँगा ताकि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को आसानी हो। यूएस से, इसका आंसर है यूएस से। और समझने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसकी जो ड्यूटीज़ है, फंक्शंस हैं, पावर है, ये किससे सिमिलर है, किस जैसी हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो अमेरिका है ना, उसके समान है। इतना आपको समझना है, यूएसए। और यूएसए की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और मैं आपको साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी देता जाऊंगा। यूएसए, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, इसके अंदर 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स से मिलके ये बना है, इसलिए हम इसे कहते हैं यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हु हैज़ बीन एम्पावर्ड टू फंक्शंस एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ एन वैकेंसी इन बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इन इंडिया। सो आंसर इज दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट भी खाली हो और वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी वेकेंट हो तो हमारे देश को कौन गवर्न करेगा फिर इन केस ऑफ दैट सिचुएशन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। So Parliament has an exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in concurrent and state list under Article 248। अब देखिए यहाँ पे 3 लिस्ट होते हैं। एक आपका होगा स्टेट लिस्ट, जैसे हर एक स्टेट है उसके कुछ लिस्ट होंगे जिसके ऊपर वो कानून बना सकते हैं। कुछ होते हैं कंकरेंट लिस्ट जिसके ऊपर दोनों बना सकते हैं, और एक होते हैं यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। तो ये आर्टिकल 248 के अंदर आएगा। आर्टिकल 360 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आती है तो इसके अंदर सुपरमेसी पावर मिल जाएगी प्रेसिडेंट को। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 360 में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल्स जो हैं आपके संविधान के अंदर हैं और कुल मिलाकर के 12 शेड्यूल्स हैं और उसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। हाउ मैनी writs कैन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इशू अंडर आर्टिकल 32? 5 writs। writs का मतलब होता है रोक। कितने writs लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आर्टिकल 32 के द्वारा? तो 5 writ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हैव बीन टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जो प्रोविज़न लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट का इमरजेंसी केस के अंदर, वैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हम हमेशा उसको वो कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, मगर इन द इमरजेंसी केस
वो सस्पेंड कर दिया जाता है। ये कौन से संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी से। द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया कैन बी टर्मिनेटेड बाय डिसोल्यूशन, प्रोपोगेशन और एडजॉर्नमेंट। जो पार्लियामेंट की जो सीटिंग है ये टर्मिनेट करी जा सकती है किन केसेस में? डिसोल्यूशन के दौरान, प्रोपोगेशन के दौरान और एडजॉर्नमेंट के दौरान। ये 3 केसेस हैं। द 6th रैंक ऑन द टेबल विद रिस्पेक्ट टू द रैंक एंड प्रेसिडेंस ऑफ द पर्सन इन इंडिया इज शेयर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लोक सभा स्पीकर। विच रैंक इज हेल्ड बाय द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द टेबल विद रिस्पेक्ट टू द रैंक एंड प्रेसिडेंस ऑफ द पर्सन इन इंडिया। 9th रैंक के अंदर आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे। अगर हम रैंक की बात करें, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हु कैन समन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन अ बिल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उस समय जो सिटिंग होगी लोकसभा राज्यसभा की, उसे प्रेसिडेंट कौन करेगा, उसे प्रेसिडाइज कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। सो ये पॉलिटी का हमारा भाग खत्म हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट रिलेट करता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, कैसे आज़ाद हुआ, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए। गांधी जी ने कुछ मूवमेंट्स करे, आपने बहुत फेमस दांडी मार्च और चंपारण सुना होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हुआ। सो वी हैव टू गो ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। और मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझना बहुत ही आसान हो। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपकी लाइफ में भी हेल्प करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि भाई कॉमन सेंस या जनरल साइंस, ये हमें पता होना चाहिए। और आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, एसएससी हो, हर एग्ज़ाम में भी इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। और हमने जानबूझ करके हर टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, हर हिस्से से क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाए। Who succeeded Abbas Tayyab as a leader of a civil disobedience movement after his arrest? सरोजिनी नायडू। अब्बास तैयब जी को जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद उस मूवमेंट को किसने आगे बढ़ाया? सरोजिनी नायडू। और मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम पर्टिकुलर किसी एक हिंदी में हमने वीडियो बना दिया या इंग्लिश में बना दिया तो प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से ये वीडियो हम दोनों लैंग्वेज में बना रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम उनको सेम टू सेम कोई दिक्कत ना हो और उन्हें समझ में आए। और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे तो आप बता सकते हैं। जैसे राइट नाउ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और हमें अपने नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, अपने पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए। इससे हमें अपने राइट्स के बारे में पता होता है, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, हिस्ट्री के बारे में। सो दैट टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज पर्सपेक्टिव व्यू एंड नॉलेज गिव्स यू पावर टू do anything in your life. You see in a video like Red Bull gives you wings, but my views, it not gives you wings, but educations gives you wings. Like knowledge change your habit, habit change your action, and action change your future. So you have to focus on that things, and intelligence is very very important. Who was the Governor General of the India at the time of the Cripps mission arrival in India? Lord Linlithgow. जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइम में क्रिप्स मिशन आए थे तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। Who was the Governor General of the India at the time of the जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी बहुत फेमस है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, सरदार उधम सिंह जो जनरल डायर को जाकर के मारते हैं इंग्लैंड में। तो उस समय जब ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई तो उस समय हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द हिस्टोरिक लखनऊ सेशन इन 1916? अंबिका चरण मजूमदार। जब 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस समय, उस टाइम हमारी कांग्रेस की जो लीडर कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। गदर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन, गदर न्यूज़पेपर कहाँ पब्लिश हुआ? सैन फ्रांसिस्को।
जो इंडिया से लोग बाहर रहते थे वो भी उन्होंने भी बहुत साथ दिया इंडिया की इंडिपेंडेंस में। और ये जो है न्यूज़पेपर वहीं से चलाया गया, सैन फ्रांसिस्को से गदर। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीज़ों को समझ के करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और अब जो भी पढ़ें इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्टेड इन बम्बई इन 1946। जो हमारी नेवी है उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था मुंबई के अंदर, कब? 1946 के अंदर। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.B. अलेक्जेंडर वर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी मैं दे रहा हूँ और दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप थोड़ा हेल्प करें। और जिन्होंने अभी तक लाइक और कमेंट नहीं करा वो कर दें, यही हमें पावर देती है कि हम और मेहनत करें और अच्छी वीडियोस बनाएं। सो दैट्स वाई योर नॉलेज विल बी इंक्रीज एंड यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ। विच इंडियन लीडर प्लेड एन की रोल इन द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, अ स्वदेशी बैंक इन इंडिया? फिरोज शाह मेहता। विच इंडियन रेवोल्यूशनरी रोट ए बुक टाइटल वाई आई एम एन अथाइस्ट? भगत सिंह। तो भगत सिंह ने एक बुक लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूं, उसी का नाम था वाई आई एम अथाइस्ट। हु इज द राइटर ऑफ द बुक? बापू माई मदर, मनुबेन गांधी, उन्होंने ये बुक लिखी थी। और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। तो हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगा, हिस्ट्री वो होता है जो भूतकाल में हो चुका है, और कल्चर कैसा था उस समय, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर झेलम? ऋग्वेदिक 3 वेद हैं, तो ऋग टाइम में झेलम को क्या कहा जाता था? वितस्ता। तो याद रखें आप। इजिप्टियन किंग Ptolemy Philadelphos sent an envoy named Dionysius in the court of the Mauryan king बिंदुसार। तो भाई इजिप्टियन के जो नेम्स होते हैं थोड़े अजीब होते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो जाती है, तो ये आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो बिंदुसार के टाइम में भेजा गया था। इजिप्ट को आप मिस्र से समझ सकते हैं। विश्वामित्र द आर्मी ऑफ चीफ ऑफ द लास्ट मौर्यन रूरल भेदरथ वाज द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी। देखिए मौर्यन डायनेस्टी चल रही थी, बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, गोल्डन पीरियड कहा जाता है इसको, और गुप्ता पीरियड को। तो उनके जो मौर्यन रूरल के टाइम में जो विश्वामित्र थे, ये उनके चीफ थे आर्मी के, और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था भेदरथ को मार के, और अपनी डायनेस्टी फाउंड करी थी जिसका नाम था सुंगा डायनेस्टी। Who was the first to have an successful read the अशोकन इंस्क्रिप्शन? देखिए अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे, तो सबसे पहले किसे सफलता मिली इसे पढ़ने में? जेम्स प्रिंसेप। इन दिल्ली सल्तनत द न्यूज रिपोर्टर एंड द सीक्रेट स्पाइस वर कॉल्ड बैरेट्स। विच मुगल एम्परर वाज कंट्री ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड? एम्परर अशोक। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में फर्स्ट जो थी, उस टाइम में उनके कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है उनके समकालीन, तो अशोक जो थे वो थे। जो क्वेश्चन सीधे समझ में आ रहे हैं मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, और इसका इंग्लिश मतलब बताना, इंग्लिश के साथ हिंदी बताना पड़ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो मैं सीधे आपको एक ही बार में बता दे रहा हूँ, ताकि टाइम बच पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर अप कर पाए। द कैपिटल ऑफ द सातवाहन रूलर्स वाज परितिस्थान, ऑल्सो कॉल्ड पैठान। आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1875। आर्य समाज कब बनाया गया, फाउंड करा गया 1875 के अंदर। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार इन इंडिया केम टू एन एंड विद द ट्रीटी ऑफ पुद्दुचेरी इन 1754 AD। सो देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब ये सारी वीडियोस आप देख लेंगे, पार्ट 1 से लेकर के आगे सीरीज चलेगी पूरी, और कम से कम इसके अंदर 20 वीडियोस आएंगे, तो इसके बाद आपके नॉलेज का जो लेवल होगा वो अलग ही होगा। तो एडी तो यहाँ पे आ गया, मगर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बीसी क्या है और एडी क्या है। अब जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो उससे पहले के काल को बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, और उनके डेथ के बाद जो
अब समय चल रहा है वो है एडी। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, बीसी के अंदर चीज़ें उल्टी चलती हैं। जैसे नंबर लाइन के आप ऊपर देखे होंगे तो जीरो, तो जीरो के बाद यहाँ आता है 1, यहाँ आता है 2, इसी तरीके से जीरो के बाद -1 -2, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे उल्टी चलती हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एडी मतलब उनके डेथ के बाद और बीसी और उनके जन्म से पहले बीसी। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार इन इंडिया केम टू एन एंड विद द ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी इन 1754 AD। मैंने आपको ये दोबारा बता दिया ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मजुमदार अमात्य इन शिवाजी अष्टप्रधान वाज द मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। रेवेन्यू पैसे से रिलेटेड और फाइनेंस आपको पता ही है, जैसे आज के टाइम में मिनिस्टर्स होते हैं उस टाइम में भी होते थे। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और इकोनॉमी आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, यानी अर्थशास्त्र। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट LNG प्लांट हैज बीन लॉन्च्ड इन नागपुर। सबसे पहले LNG प्लांट कहाँ लगा? नागपुर के अंदर। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली अडोप्टेड इंडिया भीम UPI। भीम UPI को किसने अडॉप्ट करा? भूटान ने। ए पैक्ट टू डेवलप द 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में 679 मेगावाट लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। और आपको पता होगा 2-3 तरीके से बिजली बनाई जाती है। एक है आपका हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर के अंदर पानी से बिजली बनाई जाती है, न्यूक्लियर पावर के अंदर न्यूक्लियर से। विच सिटी इन इंडिया बिकम द फर्स्ट वन टू हैव एन सिटी वाइड सेफ ड्रिंकिंग टैप वाटर फॉर 24 आवर्स। सबसे पहले कौन सा स्टेट बना है जो 24 आवर्स साफ पानी पीने का दे रहा है टोटी से? टेप मतलब टोटी। पूरी जगह है उड़ीसा के अंदर। सो इकोनॉमी के और क्वेश्चन हम देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA? हैदराबाद। सो ये हमारे देश के अंदर ही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ पर है? हैदराबाद। और आपको हैदराबाद पता होगा तेलंगाना की राजधानी है। इन इंडिया लिक्विड फंड आर रेगुलेटेड बाय सेबी। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक इन इंडिया वर नेशनलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। सबसे पहले बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 के अंदर। स्माइल स्टैंड फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। टू बिग टू फेल टैगलाइन इज बेसिकली एसोसिएटेड इन इंडियन इकोनॉमी विद बैंकिंग सिस्टम। टू बिग टू फेल जो ये टैगलाइन है किससे एसोसिएटेड है? बैंकिंग सिस्टम से। और मैं साथ के साथ हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? उर्जित पटेल। ऑथर का मतलब होता है लेखक। ये बुक किसने लिखी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल ने। सो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। जियोग्राफी से रिलेटेड है, और इस जियोग्राफी के अंदर हम इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड को भी कवर अप करेंगे। और मैं ऐसी वीडियोस बनाना चाहता था कि मतलब आपको ओवरऑल सारी जानकारी मिले, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत बेकार होता है और सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्ञान होना चाहिए। और एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से भी, हिस्ट्री से भी, साइंस टेक्नोलॉजी से भी। तो थोड़ा थोड़ा आपको सब पता होना चाहिए, और जैसे जैसे आगे पार्ट्स बढ़ते चले जाएंगे और क्वेश्चंस इंक्रीमेंट होते जाएंगे। वीडियोस को ध्यान से देखें और समझें। अगर आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो जियोग्राफी के बारे में देखते हैं। और जियोग्राफी को मैं बताना चाहूँगा सिंपली कि जियोग्राफी है क्या। अब हम चीज़ें पढ़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता जियोग्राफी है क्या, हिस्ट्री है क्या, पॉलिटी है क्या। जियोग्राफी का मतलब होता है कि किसी देश या पूरी दुनिया में कहाँ की मिट्टी कैसी है, कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे नदियाँ हैं, समुद्र के बारे में पूरी जानकारी। द सैकोरा डेजर्ट इज लोकेटेड इन पेरू। ये जो सैकोरा डेजर्ट है ये कहाँ पर है? पेरू के अंदर है। वेल टेम्परेट ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। ये जो वेल टेम्परेट ग्रासलैंड है कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। और अमेरिका दो हैं, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विच ओशियन करंट फ्लोज साउथवर्ड इन द नेम ऑफ अगुलहास करंट। देखिए जब ओशियन करंट बहता है तो कई डायरेक्शंस में बहता है, तो साउथवर्ड डायरेक्शन में कौन सा बहता है? इंडियन इक्वेटोरियल करंट। ए वर्ल्ड वाइड राइज और ए फॉल इन ए सी लेवल इज रेफर टू एज एन ऑस्टर सी।
द बे स्टेट सेपरेट्स तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है बा स्टेट। द युकाटन स्टेट सेपरेट मैक्सिको फ्रॉम क्यूबा, मैक्सिको अलग कंट्री है, क्यूबा अलग कंट्री है, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? युकाट स्टेट। द लोशिया हिल्स आर प्रॉपरली रेफर टू एज एन मीजो हिल्स, इसे मीजो हिल्स कहा जाता है, विच पास कनेक्ट्स जम्मू विद श्रीनगर, और ये हमारे इंडिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू विद श्रीनगर कौन सा पास कनेक्ट करता है? बनिहाल पास, पास मतलब दर्रा, हिंदी में आप ये समझ सकते हैं। द पेंगोंग लेक इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, लद्दाख के अंदर आता है, और एक कुछ दिनों से न्यूज़ में भी था, यहाँ पे चाइना की आर्मी लगी हुई थी पेंगोंग लेक के पास। द हाफलोंग लेक इज लोकेटेड इन असम, असम के अंदर था। सो ये तो ज्योग्राफी कवर अप हो गई। अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, और ये मेरा खुद का पर्सनली बहुत ही फेवरेट टॉपिक है साइंस से रिलेटेड। और साइंस के अंदर कुछ हिस्से होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, और एक आईटी भी आजकल आ गया नया, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। विच केमिकल इज यूज इन आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन का मतलब ये होता है जो बारिश इंसानों के द्वारा कराई गई है, भगवान ने नहीं कराई, अपने आप नहीं हुई, प्रकृति के द्वारा नहीं हुई। तो इसके अंदर किस केमिकल का यूज़ किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड, ये आपको याद कर लेना है, सिल्वर आयोडाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बादल जब इस तरीके से होते हैं और उसके अंदर पूरी कैपेसिटी नहीं होती, अब ऐसा नहीं है कि बिना बादल के बारिश हो जाएगी, मगर उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है बारिश करने की, इतना पानी नहीं है, तो इसके ऊपर जो है हवाई जहाज से सिल्वर आयोडाइड जो है उसको ड्रॉप किया जाता है, जिसके कारण से पानी जो है उनका घनत्व बढ़ जाता है और बरसात होती है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्यूलोज इज नोन एज रायन, उसे रायन कहा जाता है, जैसे नायलॉन होता है। और सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? एक होता है नेचुरल, जो प्रकृति में अपने आप बना, और एक होता है सिंथेटिक, जिसे इंसानों ने बनाया है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्केचर एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल की बरसात करी और एक एक्सपेरिमेंट करा तो उसके अंदर किस चीज़ की खोज करी? प्रोटॉन की। कि जब एक आइटम होता है तो उसके केंद्र में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसी को हम प्रोटॉन कहते हैं, और इसकी खोज करी थी रदरफोर्ड ने। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक होता है न्यूट्रॉन, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, और न्यूट्रॉन नाम ही पड़ा न्यूट्रल से, इसका कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, बस इसका द्रव्यमान होता है, यानी वेट होता है, मास होता है इसका। विच स्केल ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव एन नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू किस में नहीं होती? केल्विन स्केल में। जो सेल्सियस स्केल है वो प्लस और माइनस दोनों में जाता है, मगर केल्विन स्केल के अंदर सिर्फ प्लस वैल्यू होती है, माइनस नहीं होती। साइनाइड पॉइजनिंग कॉजेज सडन डेथ इन ए सेकेंड्स ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। और ये तो आपका फेवरेट है कि भाई बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि साइनाइड में ऐसा क्या है कि उसको चखते ही, जैसे ही उसे चखा, इंसान की मौत सेकंडों के अंदर, 2 से 3 सेकंड में इंसान ख़त्म। और ये होता है कार्डियक अरेस्ट के कारण, यानी दिल रुक जाता है, और दिल के रुकते ही इंसान ख़त्म। और इससे मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में कुछ, मैंने बताया था आपको कि मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊँगा जो आपको लाइफ में इंटेलिजेंट बना देगी। जैसे कि हमारा जो दिल है लगभग एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है, और कोई सी भी ऐसी मशीन नहीं है या कोई पंप नहीं है जो इतना काम करे। और अगर मान लेते हैं कि हमारी उम्र 80 साल है या 70 साल या 85 साल है, तो लगभग जो है ये 3 करोड़ बार से ऊपर काम कर चुका होता है, और दिन रात काम करता रहता है। रात को सोने के टाइम में दिमाग को तो थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, मगर दिल को नहीं मिलता। फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट एंड क्वांटम ऑफ लाइट। फोटोन क्या है? क्वांटम यूनिट है किसकी? लाइट की। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ जो मैटर के ये सिर्फ 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट देयर इज एन ट्विस्ट, एक और फॉर्म होती है प्लाज्मा।
जिसके बारे में पता नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो थोड़ी चीज़ें आपको ये भी पता होनी चाहिए। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्टर? ब्लड ग्रुप ए बी। भाई रिसेप्टर का मतलब ही आपको पता होगा, लेने वाला। कौन सा ग्रुप है? ए बी। और वो कौन सा ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है? वो है ओ नेगेटिव। दैट इज रेयर, वेरी वेरी रेयर। बट इन इंडिया 80% हैव एन ब्लड ग्रुप ऑफ बी पॉजिटिव। वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। जो ये टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन जैसे मोबाइल है, आपका फ़ोन है, तो कौन से वेव्स इस्तेमाल होते हैं? इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड। पार्किंसन डिसीज इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ नर्व सेल्स इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये आपकी आंखों के अंदर होता है, और उसकी वजह से वाली प्रॉब्लम होती है। सेल का मतलब आपको पता ही होगा, कोशिका। द स्टडी ऑफ द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिसीज इज कॉल्ड इथायोलॉजी। जिसके कारण से डिजीज होती है उसे हम कहेंगे इथायोलॉजी। सो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन देखते हैं हम। शुष्क सम्राट इज ए वैरायटी ऑफ राइस। जो शुष्क सम्राट है, जैसे आपने सुना होगा बासमती, तो बासमती की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो ये शुष्क सम्राट किसकी वैरायटी है? राइस की है। और मैं इससे रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो बच्चे 10वीं तक कम से कम 10 बार पढ़ते हैं और हर बार भूल जाते हैं, कि राबी की फसल क्या है, खारिफ की फसल क्या है, जैद की फसल क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आज आपका ये कंफ्यूजन पूरे लाइफ के लिए दूर कर दूंगा। देखिए, राबी और र से होता है रजाई। इससे आपको ये समझना है कि ये फसल सर्दी के अंदर, सर्दियों के स्टार्टिंग में बोई जाती है और गर्मियों में से काट लिया जाता है। और इसका एक उदाहरण होगा वीट। तो अब आपको याद रहेगा, र से रवि और र से रजाई, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला है खारिफ के, और खारिफ को गर्मियों के मौसम में बोया जाता है और सर्दियों के स्टार्टिंग में उसे काटा जाता है। और खा से होता है खराब। गर्मियाँ सबको बुरी लगती हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, तो खा से खारिफ और खा से खराब। तो इस समय में एक उदाहरण आप ले सकते हैं राइस। और एक बात और, कि राइस को क्या चाहिए? राइस को चाहिए पानी, और इसी मौसम में होती है बरसात। ओके। और जैद, जैद इन दोनों के, रबी और खारिफ के बीच में जो टाइम बच जाता है, तो जैद की फसल बोई जाती है। जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, आर से रवि, आर से रजाई, यानी सर्दियाँ, सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में इस फसल को काटा जाता है। के से खारिफ और के से खराब, और इसके अंदर जो है राइस यानी चावल बोया जाता है। और ये जो है आपका गर्मियों में फसल बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। और 2 महीने का जो समय होता है, वो बीच में जो समय बच जाता है, उस समय में जायद की फसलें उत्पादन करी जाती हैं। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, उम्मीद है मुझे। बेस्ट ऑफ लक। और अब आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। येलो कलर ऑफ मैंगो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन। आप सभी ने मैंगो खाया होगा, मोदी जी की तरह काट के, या जैसे भी, ये कुछ और बात है। ये आप देख सकते हैं उनका इंटरव्यू, उनसे पूछा गया था। मगर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि मैंगो का जो कलर होता है वो येलो होता है। येलो तो किस कारण से होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। करण 3 इज ना हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ले। ये बार्ले की वैरायटी है करण 3। साइंस में एडवांसमेंट होने की वजह से जो अब इस्तेमाल हो रही है सीड्स, वो हाई वैरायटी की इस्तेमाल हो रही हैं। इसी के अंदर ये भी है, द आइडियल CN रेशियो ऑफ गुड सोयल मस्ट बी 15:1। ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट शोन एरिया इज कॉल्ड क्रॉप कंसंट्रेशन। क्रॉप कंसंट्रेशन कितने एरिया में कितने फसल को करा गया। अगर कम है या ज़्यादा है तो कम कंसंट्रेशन होगी, और अगर कम एरिया में ज़्यादा फसल लगाई गई है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। पेनिस्ट्रियम
ग्लूकम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बाजरा। अब देखिए, हम इसे कॉमन आम भाषा में हम तो बाजरा कहते हैं, मगर इसका साइंटिफिक नाम क्या है? यह है पेनिस्ट्रियम ग्लूकम। जैसे टाइगर को कहा जाता है पैंथरा टाइग्रस, मैंगो को कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है मैग्नीफायर इंडिका, और इंसानों को कहा जाता है होमो सेपियंस। इसी तरीके से इसका भी नाम है, साइंटिफिक नेम होते हैं। ये बाजरा दूसरे देश में दूसरा नाम हो सकता है, मगर साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह सेम होगा। कोटर स्पॉट डिजीज ऑफ द टर्निप इज ए कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम की कमी होती है तो कोटर स्पॉट डिजीज हो जाता है टर्निप के अंदर। और ये टर्निप आपको पता ही है, प्याज की तरह होता है। सोयल फॉर्म बाय द लीचिंग एंड ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड लिटराइट सोयल। जो ऑक्सीडेशन के कारण से और लीचिंग के द्वारा बनती है उसे हम लिटराइट सोयल कहते हैं, और ये उपजाऊ होती है बहुत। इन मलेशिया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज लदांग। ये बहुत बार आ चुका है कि भाई ये मलेशिया के अंदर जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करा जाता है उसे क्या कहते हैं? लदांग। और हम आगे डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में। और आजकल क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा चल रहा है। पृथ्वी का तापमान जो है लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो रहा है, हर साल बढ़ रहा है, और इसे हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखना है। 1.9 पे पहुंच गया है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको पता ही होगा, एक एरिया के अंदर कितने अलग अलग प्रकार के जीव और जंतु हैं, और इन्वायरमेंट जो हमारी सराउंडिंग होती है उसी को कहते हैं। तो मैं साथ के साथ आपको जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में बताता चल रहा हूँ। सो देखते हैं, विच सेज सिटी बिकेम द फर्स्ट ग्रीन सेज इन इंडिया। कंडला बना था सबसे पहले। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया हैव रिसीव्ड द एक्रीडिशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS। 14 टाइगर रिजर्व्स को मिल चुका है, 14 को। विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट? चाइना। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज इन अ ग्लोबल हेक्टेयर। In the grassland, trees do not replace the grass as part of an ecological succession because on water limit and fire. ग्रासलैंड को ट्रीज रिप्लेस क्यों नहीं कर पाते? वाटर लिमिट के कारण, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए, ग्रास को कम चाहिए, और फायर के कारण जब आग लग जाती है तो बहुत सारे पेड़ जल जाते हैं। हु पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग? H. ने दी थी। What is the ideal temperature for survival of the coral reef? कोरल रीफ इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी सर्वाइवल के लिए 20 से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। और यही क्लाइमेट चेंज के कारण प्रॉब्लम्स होती हैं। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और धीरे धीरे मानवता भी खत्म हो जाएगी। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट मेजर्स ऑन अदर सेक्टर्स लाइक हेल्थ, लेबर एंड एजुकेशन इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। इसे डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। जो इन्वायरमेंट मेजर सेक्टर, हेल्थ के ऊपर, लेबर के ऊपर, एजुकेशन, इन सबों के बारे में जो इन्वायरमेंट के ऊपर असर पड़ता है, लेबर का, एजुकेशन का, इन्वायरमेंट के ऊपर, वो डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। ज़ेरीगेपिंग इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लैंडस्केपिंग रिलेटेड टू सेव वाटर। सो हमने इन्वायरमेंट का टॉपिक भी कवर अप कर लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आप फ़ोन में भी देख सकते हैं कि एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, इसी तरीके से। इन कम्युनिकेशन ए पर्सन हु डिकोड्स अ मैसेज इज एन रिसीवर। जो रिकॉर्ड कर रहा है मैसेज को उसको क्या कहेंगे? रिसीवर। द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ ए मास कम्युनिकेशन इज रेफर टू एज एन सर्विलियंस। सर्विलियंस का मतलब होता है देखने वाला। जब एग्ज़ाम देने के लिए हम जाते थे तो देखते थे, कुछ लोग सर्विलेंस करते रहते थे, देखते रहते थे। और आपने देखा भी होगा कई जगह लिखा हुआ होता है यू आर इन अंडर एन CCTV सर्विलेंस, निगरानी में हो आप CCTV के अंदर। तो सर्विलेंस से आप समझ सकते हैं निगरानी। इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर स्टैटिक। स्टैटिक और डायनामिक दो होती है। तो एनालॉग के अंदर कैसे होगी? स्टैटिक होगी। व्हाट वुड यू सजेस्ट मैनेजर टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ योर एम्प्लॉय? अगर आपको एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन स्किल जो है सही करनी है तो आप क्या करोगे? टू वे कम्युनिकेशन। आगे है वन पर्सन डोमिनेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन व्हील टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। A good and proper interaction between reader and the message will be result in
मीनिंग, every communicator has to experience anticipatory excitement. Who coined the term cybernetics? नॉर्बर्ट विनर ने दिया था एक टर्म साइबरनेटिक. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रेफर टू द रिलेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी विद द पब्लिक. इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज ना वर्बल कोड. कम्युनिकेशन के अंदर वर्बल मुंह से जो बोल करके होता है ऐसे वर्बल कहते हैं, मौखिक. और आगे हम सेक्शन देखने वाले हैं स्पोर्ट्स और गेम का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चंस आएंगे तो हर एक सेक्टर से आएंगे, यानी कि पर्टिकुलर हिस्ट्री से आ गए या ज्योग्राफी से आ गए, तो इसे आपको सारे के सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए. विच 3 countries वर inducted as a member of an ICC, the global cricket body? Mongolia, Tajikistan and Switzerland. Which team win UEFA Euro Cup 2020 फुटबॉल टाइटल? इटली ने जीता वर्ल्ड कप यूरो. Who has become the youngest ever chess ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड? अभिमन्यु मिश्रा. सबसे कम उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बनने वाला व्यक्ति कौन है? अभिमन्यु मिश्रा. Who clinched the Wimbledon Open Men Single Crown 2021? Novak Djokovic from Serbia. Who clinched the Wimbledon Open Women Singles Crown? Ashleigh Barty from Australia. Brisbane in Australia was officially announced as a host of Olympic and Paralympic game in 2032. देखिए ओलंपिक तो आपको पता ही होगा हर साल 4 साल में होता है ये, और 2 होते हैं, एक समर ओलंपिक गर्मियों में और एक विंटर ओलंपिक. बट एक पैरालंपिक भी होता है. पैरालंपिक उनके लिए होता है जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, हैंडीकैप पर्सनस होते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ए टाइप ऑफ रोबोट वाज द मास्कोट ऑफ द टोक्यो समर ओलंपिक गेम्स इज नेम एज एन मेरितोवा. इस बार का जो समर ओलंपिक है आपको पता ही है टोक्यो में हुआ था, और पैरा ओलंपिक भी. विच कंट्री इमर्ज वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द टोक्यो समर ओलंपिक बाय टॉपिंग द मेडल? सबसे ज़्यादा मेडल किसको मिले? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को. नीरज चोपड़ा वन इंडियाज ओनली गोल्ड मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक. एक ही व्यक्ति को गोल्ड मेडल मिला और वो कौन था? नीरज चोपड़ा. किस में? मैन जेवलिन थ्रो के अंदर. हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन टोक्यो ओलंपिक? इंडिया ने कितने मेडल जीते? 7 मेडल. 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल. अब हम लास्ट सेक्शन पे आ गए और हमारा लास्ट सेक्शन है मिसलेनी. मिसलेनी का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट. सो वी हैव टू डिस्कस on miscellaneous questions. Who has been crowned Miss India USA 2021? Vedehi Dongre. UNESCO stripped the World Heritage Site status of a city named Liverpool. Which film won the Palm d'Or in the 74 Cannes Film Festival? Titan. World first 3D printing steel bridge was opened in a pedestrian and cyclist in Amsterdam. तो ये 3D प्रिंटिंग के द्वारा जो चीज़ें बनाई जा रही है ना, ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. और यहाँ तो पूरा का पूरा ब्रिज ही बना दिया गया स्टील का, और ये बनाया गया एमएसडीएम के अंदर. द ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 वाज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज इन. ग्लोबल एजुकेशन समिट कहाँ पर हुआ 2021 का? लंदन के अंदर. यूनेस्को डिक्लेयर द 2 साइट्स इन इंडिया एज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. दिस ईयर द 2 साइट्स आर द रुद्रेश्वर टेम्पल एंड ढोलावीरा. यूनेस्को जो फेमस जगह होती है उसको अपने डिक्लेयर करता है अपने साइट्स के अंदर. इस साल अभी 2 हुई हैं, जो कि टेम्पल है एक द रुद्रेश्वर टेम्पल एंड ढोलावीरा. कुछ क्वेश्चंस हम और देखते हैं जो इससे रिलेटेड हैं. वर्ल्ड डे सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व ऑन. वर्ल्ड डे सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? फरवरी 20 को. द कांस फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन फ्रांस. फ्रांस के अंदर हुआ इस बार का कांस फिल्म फेस्टिवल. हु इज द राइटर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई? यान मार्टेल. यान मार्टेल ने लिखी थी लाइफ ऑफ पाई, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, देखी होगी आप लोगों ने. माशू डंगली एंड जयली आर पॉपुलर फोल्क डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये डांस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. सो वीडियो का हमारा एंड हो गया और मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा. सो यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चंस. आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं और आप टेस्ट देने की कोशिश करेंगी, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि कमी कहाँ है.
So see you in the next video. Good luck.